सीएसएन स्टडी में आप सभी का स्वागत है। तो कैसे हैं आप लोग, आशा करते हैं कि अच्छा होंगे। तो आज के वीडियो में हम लोग क्लास 12 के क्लास 12 के सोशोलॉजी यानी बोले तो समाज शास्त्र के जो अति लघुत्तर प्रश्नोत्तर है उसके कुल मिलाकर 25 अति लघुत्तर प्रश्नोत्तर इस वीडियो में करेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट और साथ में समझेंगे भी बहुत ही आसानी से। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं, एक एक प्रश्न को समझते हैं। जैसे कि यहाँ पर है समाजशास्त्र सोशोलॉजी अति लघुत्तरीय प्रश्न उत्तर। जैसे कि पहला प्रश्न 1 नंबर है। 1 नंबर प्रश्न क्या है कि समाज क्या है। तो समाज किसको कहेंगे। देखिए, समाज में बहुत सारे रीति रिवाज होते हैं, संस्कार होते हैं, बहुत सारे सहयोग होते हैं, नियंत्रण होते हैं, तो उसको कहते हैं समाज। यानी बहुत सारे नियंत्रण पर आधारित होते हैं, रीति रिवाज पर आधारित होते हैं, संस्कृति पर आधारित होते हैं, उसको क्या कहते हैं, समाज। तो समाज क्या है। समाज से अभिप्राय एक ऐसी संस्था से है जो सामाजिक संबंधों पर आधारित होती है। ये समझ जैसे रीति रिवाज में रहना पड़ता है, अधिकार है, सहयोग यानी हेल्प करने की मतलब सहयोग करने की भावना, नियंत्रण आदि तत्व पर आधारित होती है। इन तत्व पर ही सामाजिक संबंधों की व्यवस्था निर्भर करती है। ठीक है, ये हुआ समाज। अगला प्रश्न जैसे कि 2 नंबर है। 2 नंबर प्रश्न क्या है। देखिए, 2 नंबर प्रश्न है कि समुदाय के आधार क्या है। इस तरह से भी पूछ सकता है, या अथवा समुदाय के आवश्यक तत्व कौन कौन से है। तो एक समुदाय में क्या क्या होता है। एक समुदाय में बहुत सारे व्यक्तियों की समूह रहता है, यानी एक समुदाय में बहुत सारे व्यक्ति रहते हैं, यानी व्यक्तियों का समूह रहते हैं। निश्चित भूभाग रहते हैं, जिससे समुदाय कहाँ रहते हैं, एक जगह पर रहते हैं। तो एक जगह क्या, एक भूभाग होना चाहिए, एक जगह होना चाहिए, एक निश्चित भूभाग होता है। सामान्य जीवन होते हैं और सामुदायिक भावना होती है। सामुदायिक भावना बोले तो क्या होगा, इसमें हम की भावना। यानी देखिए, अगर एक ही समुदाय के रहेंगे तो आप सब क्या कहेंगे कि हम हैं, यानी अपनत्व की भावना होगी, तो उसी को कहेंगे समुदाय। ठीक है, अगला प्रश्न भी यहाँ पर दिए, ये वाला प्रश्न हम लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, जो हम समझा देते कि समुदाय क्या है। तो समुदाय क्या कहते हैं, समुदाय एक सामाजिक समूह है। देखिएगा, समुदाय एक सामाजिक समूह है जिसमें हम की भावना पाई जाती है। हम की भावना यानी अपनत्व की भावना पाई जाती है, तथा जो एक निश्चित भू क्षेत्र में रहता है उसको क्या कहा जाता है, समुदाय। ये वाला प्रश्न हो तो कमेंट बॉक्स में हम लोग कमेंट कर दीजिए, क्योंकि अगर जो चीज़ लिखते जाएगा वो चीज़ आप लोगों के माइंड में सेट होते जाएगा। ठीक है, कर्म का सिद्धांत क्या है। कर्म का सिद्धांत क्या है, तो कर्म का सिद्धांत आप लोग जानते हैं कि जो जैसा कर्म करेगा उसे उस तरह का फल मिलेगा। तो इसे को भी इस तरह का लिख सकते हैं कि जो जैसा कर्म करेगा उसी के अनुसार उसे फल मिलेगा, या उसी के अनुसार उसका भाग्य का निर्मित होगा, और तो अच्छा कर्म ही करना चाहिए। ठीक है, इस तरह का ये वाला भी कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। अगला प्रश्न जैसे कि 5 नंबर है। 5 नंबर प्रश्न की है कि राष्ट्रों की कौन से आवश्यक तत्व है। तो किसी भी राष्ट्रों के लिए 5 आवश्यक तत्व होती है। क्या कि राष्ट्र के लिए क्या होना चाहिए, एक तो रहने के लिए जो जगह होनी चाहिए, यानी भू क्षेत्र होना चाहिए। ठीक है, राष्ट्र के लिए एक इतिहास होना चाहिए, उसका एक मतलब कहानी होनी चाहिए, अतीत की कहानी होनी चाहिए। ठीक है, साझा विश्वास होना चाहिए, किसी भी राष्ट्र में आपस में विश्वास होना चाहिए, राजनीतिक आदर्श होना चाहिए और राजनीतिक पहचान भी होना चाहिए। यानी किसी राष्ट्र के लिए 5 चीज होना चाहिए। क्या क्या होना चाहिए, भू क्षेत्र, इतिहास, साझा विश्वास, साझे राजनीतिक आदर्श और साझी राजनीतिक पहचान। ठीक है, ये हुआ राष्ट्रों की आवश्यक तत्व। अगला प्रश्न देखते हैं, जैसे कि अगला प्रश्न 6 नंबर है। अगला प्रश्न 6 नंबर के आश्रम व्यवस्था से आप क्या समझते हैं। तो आश्रम व्यवस्था में 4 चीजें होती है, ब्रह्मचार्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर है लिखा हुआ है उत्तर में कि हिंदू धर्म शास्त्र में 4 आश्रम की व्यवस्था की गई है। प्रत्येक आश्रम में मनुष्य के कर्तव्य अलग अलग है। जैसे यहाँ पर है 1 नंबर है यहाँ पर ब्रह्मचार्य आश्रम, 2 नंबर है गृहस्थ आश्रम, 3 नंबर वानप्रस्थ आश्रम, संन्यास आश्रम। फिर इन 4 आश्रम का मानव जीवन में बहुत अधिक महत्व होती है। ठीक है, ये हुआ आश्रम व्यवस्था की। अगला प्रश्न यहाँ पर 7 नंबर है। 7 नंबर जैसे कि वर्ण व्यवस्था क्या है, अथवा इस तरह का प्रश्न इस तरह से भी पूछ सकता है कि वर्णाश्रम धर्म के विषय से आप क्या जानते हैं। तो इसका उत्तर होगा वर्णाश्रम धर्म सामाजिक संगठन का लोकप्रिय उदाहरण है। ये हिंदू समाज को 4 वर्गों में विभाजित करती है, जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। और प्रत्येक का काम भी लिख दीजिएगा। जैसे ब्राह्मण का काम क्या है कि ये बौद्धिक कार्य से जुड़े थे, क्षत्रिय देश की रक्षा करते थे, वैश्य ये व्यापार से जुड़े थे और शूद्र ये सेवा कार्यों से जुड़े थे। ठीक है, ये था वर्ण व्यवस्था। अगला प्रश्न जैसे कि 8 नंबर है। 8 नंबर क्या है कि पुरुषार्थ क्या है। तो पुरुषार्थ किसको कहेंगे। प्राचीन हिंदू धर्म में मनुष्य के लिए निर्धारित विशिष्ट कर्तव्य योजना को पुरुषार्थ के नाम से जाना जाता है। इसमें समाज और व्यक्ति दोनों के कल्याण
नहीं होती। पुरुषार्थ के जीवन में 4 पुरुषार्थ निर्धारित किए गए, जैसे कि धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। ठीक है, अगला प्रश्न जिसके 9 नंबर है, ये वाला प्रश्न आप लोग खुद से भी लिख सकते हैं कि वेद कितने प्रकार के होते हैं। तो देखिए वेद कितने प्रकार के होते हैं, वेद 4 प्रकार की होती है। लिखिए कि वेद 4 प्रकार की होती है। 1 नंबर क्या होता है ऋग्वेद, 2 नंबर क्या होती है सामवेद, 3 नंबर क्या होती है यजुर्वेद और 4 नंबर अथर्ववेद। तो वेद कितने प्रकार के होते हैं, 4 वेद, 4 प्रकार के। जैसे कि 10 नंबर क्या है, 10 नंबर प्रश्न है कि उपनिवेशवाद से आप क्या समझते हैं। तो उपनिवेशवाद किसको कहेंगे, जैसे किसी जगह पर एक शासन, मान लेते हैं किसी जगह पर एक शासन व्यवस्था है, ठीक है, यहाँ पर एक शासन व्यवस्था है, तो किसी दूसरे देश के लोग या कोई दूसरा मतलब शासक वहाँ आकर उस शासक व्यवस्था को इसको पराजित करके अपना शासन स्थापित कर देंगे, तो उसको कहेंगे उपनिवेशवाद। जैसे भारत में हुआ था, अंग्रेजों का जब शासन था तो भारत के जो शासन व्यवस्था था उसको पराजित करके अपना साम्राज्य तैयार कर दिया था, यानी अंग्रेजों का शासन था। तो अंग्रेजों के शासनकाल को कह सकते हैं कि उपनिवेशवाद। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर है कि जब कोई शासक या प्रशासक तंत्र अपने साम्राज्यों का विकास करना चाहता है तब वो उपनिवेशवाद को अपनाता है। ठीक है, यानी वो अपने साम्राज्य का विकास करना चाहता है। जैसे अगला है कि सशक्त शासक जब दूसरे शासक को पराजित करके अपने साम्राज्य के तहत विभिन्न उपनिवेश स्थापित करता है तो ऐसी क्रिया को ही उपनिवेशवाद कहा जाता है। ठीक है, वह उपनिवेशवाद। अगला प्रश्न जैसे कि 11 नंबर है कि जनसंख्या की आयु संरचना से क्या तात्पर्य है। तो आयु संरचना कुल जनसंख्या के संदर्भ में विभिन्न आयु वर्ग के व्यक्तियों को अनुपात जनसंख्या की आयु संरचना कहलाती है। ठीक है, इसको कहा जाता है आयु संरचना। अगला प्रश्न जैसे कि है यहाँ पर नंबर प्रश्न है कि भारत में स्त्री पुरुष अनुपात को समझाइए। मतलब ये वाला प्रश्न खुद से भी लिख सकते हैं कि भारत में स्त्री और पुरुष का अनुपात क्या है। तो देखिए इसमें अगर 2001 के अनुसार देखिएगा तो 2001 के अनुसार क्या है, भारत में 1000 पुरुषों पर 993 महिलाएं है। ठीक है, तो ये है स्त्री पुरुष का अनुपात। अगर राज्य के अनुसार भी इसका लिख सकते हैं कि जैसे कि केरल राज्य में क्या है कि महिलाओं की संख्या अधिक है और पुरुषों की संख्या कम है। और अगर हरियाणा राज्य में देखिएगा तो हरियाणा राज्य में महिलाओं का औसत सबसे कम है। ठीक है, और जैसे वहाँ पर क्या है कि 1000 पुरुषों पर 861 महिलाएं हैं। तो स्त्री पुरुष का अनुपात को भी खुद से भी लिख सकते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर क्या है, अगला प्रश्न जैसे कि 13 नंबर है कि भारत में उच्च जन्म दर से क्या कारण है अथवा जन्म दर में वृद्धि के लिए कौन से कारक उत्तरदायी है। तो उच्च जन्म दर जैसे कि सबसे अधिक जनसंख्या कह सकते थे अभी कहाँ पर है, चीन में। द्वितीय स्थान पर कौन है, द्वितीय स्थान पर भारत है। तो भारत में उच्च जन्म दर क्यों है, तो बहुत सारे कारण हो जाएगा। जैसे कि अब बहुत सारे कारण है कि जैसे कि एक धर्म है, परंपरा है, यानी पुराने रीति रिवाज, रूढ़िवादी आदि का पर्याप्त होता है, जिसके कारण गर्भ निरोधक और विलम्ब से विवाह करने में कोई रुचि नहीं होती है। और इस कारणों के अलावा भी और बहुत सारे कारण हैं, जैसे कम आयु में विवाहों की अधिक संख्या, बच्चों का अधिक महत्व, गरीबी, जीवन में स्वास्थ्य यानी मनोरंजन का अभाव, भाग्यवादिता, बहुत सारे कारण है। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ पर 14 नंबर है कि राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 क्या है। तो देखिए 2000 साल में 15 फरवरी 2000 को एक नीति लाया गया था कि 2 बच्चों का सिद्धांत, यानी 2 बच्चे होने चाहिए। तो उसी समय एक नीति लाया गया था, तो उसी को कहा जाता है राष्ट्रीय जनसंख्या नीति। तो राष्ट्रीय जनसंख्या नीति क्या है, केंद्र सरकार ने 2 बच्चों के सिद्धांत को बढ़ावा देने तथा 2046 ईस्वी तक यानी 2046 ईस्वी तक जनसंख्या को स्थिर रखने के उद्देश्य से 15 फरवरी 2000 को राष्ट्रीय जनसंख्या नीति की घोषणा की गई। ठीक है, अगला प्रश्न जैसे कि 15 नंबर है जनसांख्यिकी या जनकांकी क्या है। तो जनसांख्यिकी क्या है या जनकांकी भी कह सकते हैं। तो जनसांख्यिकी जनसंख्या और उससे संबंधित विभिन्न पहलुओं जैसे तार्किक व्यवस्थित का अध्ययन का विज्ञान है, तो उसको कहा जाता है जनसांख्यिकी या जनकांकी। इसमें बहुत सारे तत्व भी होते हैं, जैसे कि अगला प्रश्न 16 नंबर है कि जनांकिकी में कौन से तत्वों को सम्मिलित किया जाता है। तो बहुत सारे तत्वों को सम्मिलित, जैसे जनांकिकी में क्या क्या आ जाता है, जन्म दर आ जाता है, मृत्यु दर आ जाती है, प्रजनन दर आ जाती है, प्रवास आ जाता है, विवाह या तलाक, फिर जनसंख्या की संरचना और जनसंख्या का वितरण। ठीक है, अब अगला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर है 17 नंबर की जीवन प्रत्याशा क्या है। तो जीवन प्रत्याशा किसको कहेंगे, मतलब जीवित रहने की आयु, मतलब कितने साल तक वो व्यक्ति कितने साल तक जीवित रहती है, तो उसको कहेंगे जीवन प्रत्याशा। ठीक है, तो जीवन प्रत्याशा क्या है यहाँ पर, तो जीवन प्रत्याशा को औसत आयु भी कहा जाता है, लोगों की जीवित रहने की आयु को प्रत्याशा को जीवन प्रत्याशा कहा जाता है। ठीक है,
प्रश्न जैसे कि 18 नंबर है, आप लोग खुद से भी लिख सकते हैं कि जन्म दर क्या है। तो जन्म दर हम लोग किसको कहेंगे कि जन्म दर उसको कहेंगे कि प्रति वर्ष 1000 व्यक्तियों पर, ठीक है, कितने व्यक्तियों पर, 1000 व्यक्तियों पर जीवित बच्चों की संख्या को हम लोग क्या कहेंगे, जन्म दर कहेंगे, ठीक है, ये हुआ जन्म दर। अब मृत्यु दर क्या है जो मृत्यु दर वही होगा कि 1000 व्यक्तियों पर मतलब 1000 व्यक्तियों पर एक वर्ष में मतलब एक वर्ष में मृत्यु दर बच्चों की मृत्यु दर की संख्या को क्या कहेंगे, मृत्यु दर, ठीक है, ये खुद से भी लिख सकते हैं। अगला प्रश्न जैसे कि 19 नंबर है कि महानगर किसे कहते हैं। तो महानगर किसे कहेंगे, जहां पर 10 लाख से अधिक जनसंख्या होगा, 10 लाख से अधिक लोगों की संख्या होगा, उसको क्या कहेंगे, महानगर। तो वर्तमान समय में 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगर को महानगर कहा जाता है, ठीक है, ये हुआ महानगर। अब देखेंगे अगला प्रश्न जैसे कि 20 नंबर है कि कस्बा किसे कहा जाता है। तो कस्बा के लिए 3 शर्त आवश्यक है, जहाँ की जनसंख्या कम से कम 5,000 होना चाहिए, कार्यशील जनसंख्या का 75% भाग गैर कृषि कार्य में लगा हो। गैर कृषि कार्य में मतलब कृषि कार्य में नहीं लगा हो, यानी गैर कृषि कार्य में लगा हो। और 3 नंबर जहाँ जनसंख्या घनत्व कम से कम 400 व्यक्ति हो। अगला प्रश्न जैसे कि 21 नंबर है कि गांव से क्या समझते हैं। तो गांव में क्या है कि 5000 से कम जनसंख्या वाले क्षेत्रों को गांव कहते हैं, और गांव में अधिकतर कृषि पाई जाती है। तो गांव में कृषि लोगों की आजीविका का प्रमुख साधन है, ठीक है, ये हुआ गांव। अगला प्रश्न जैसे कि 22 नंबर कि नगर क्या है। तो नगर में क्या है, नगर में बहुत सारी सुविधाएं मिलती है कि लोगों के लिए आवागमन के लिए परिवहन मिलती है, फिर संचार मिलती है, और जनसंख्या वहाँ पर गाँव की तुलना में अधिक होती है, जनसंख्या का घनत्व भी अधिक मात्रा में पाया जाता है, तो उसको कहेंगे नगर, ठीक है, वो है नगर। अगला प्रश्न जैसे कि 23 नंबर है कि औपचारिक नियंत्रण किसे कहेंगे। तो औपचारिक नियंत्रण देखिए 2 तरह के नियंत्रण होती है, एक औपचारिक नियंत्रण होती है और एक अनौपचारिक नियंत्रण। तो औपचारिक नियंत्रण उसको कहेंगे जो सरकार के द्वारा जिसको नियंत्रण किया जाता है, ठीक है, और अनौपचारिक नियंत्रण उसको कहेंगे जो समाज के द्वारा जिसको नियंत्रण किया जाता है, ठीक है। तो दोनों को देख लेते हैं। औपचारिक नियंत्रण वह नियंत्रण है जो निश्चित लिखित कानून के द्वारा संपन्न होता है। देखिए औपचारिक नियंत्रण सरकार के द्वारा किया जाता है, इसलिए इसमें लिखित कानून होती है तथा जिसे व्यक्ति या समूह को मानना ही पड़ता है। औपचारिक नियंत्रण के साधन के विरोध करने पर उसे दंड देने की व्यवस्था भी होती है। जैसे औपचारिक नियंत्रण कौन करते हैं, राज्य सरकार, कानून न्यायालय आदि के द्वारा मानव व्यवहार को नियमित एवं नियंत्रित करने की प्रक्रिया औपचारिक सामाजिक नियंत्रण के नाम से जानी जाती है। अगला जैसे कि 24 नंबर के अनौपचारिक नियंत्रण, ये समाज के द्वारा जो नियंत्रण किया जाता है। अनौपचारिक नियंत्रण वह नियंत्रण है जिसका कोई सामाजिक समूह अपने कल्याण के लिए करता है, उसकी अवहेलना करने पर समाज उसे निंदा या बहिष्कार करता है। जैसे कि इसके अंतर्गत आ जाता है प्रथाएं, नैतिकता, धर्म, परिवार, जनमत, और ये जो अनौपचारिक नियंत्रण है ये अलिखित होती है, ठीक है, अलिखित नियम इत्यादि अनौपचारिक नियंत्रण के प्रमुख साधन है, ठीक है, वह औपचारिक और अनौपचारिक नियंत्रण। अगला प्रश्न है कि प्रवास क्या है। तो प्रवास क्या किसको कहेंगे कि एक देश से दूसरे देश में जाने को ही प्रवास कहते हैं, ठीक है। एक देश से दूसरे देश क्यों जाते हैं, काम की तलाश में या किसी बेहतर जिंदगी जीने के लिए एक देश से दूसरे देश जाते हैं, तो उसी को कहा जाता है प्रवास। तो प्रवास क्या है, जीवन यापन की बेहतर दशा की खोज में लोगों के एक स्थान से जाकर दूसरे स्थान पर स्थायी रूप से निवास करने की प्रक्रिया को ही प्रवास के नाम से जाना जाता है, ठीक है। ये था 25 नंबर प्रश्न, ठीक है। तो देखिए 25 प्रश्नों का इंपॉर्टेंट प्रश्नों और साथ में हम लोग इसका उत्तर भी समझ भी लिए और देख भी लिए, ठीक है। तो चलिए सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।